आयनिक बॉन्ड पार्ट 19 में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट ऑफ द फायंस रूल पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं FAGAN, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है फायंस रूल। तो 1923 में फायंस नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह एक नियम बनाया और ये नियम काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है। उन्होंने धनायन या पॉजिटिव आयंस की पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता, और ऋणायन या नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किस एक्सटेंट तक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस फायंस रूल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो कारक या फैक्टर्स जो कि धनायन से जुड़े हुए हैं और दूसरे ऋणायन से जुड़े हुए हैं। तो आज हम धनायन से जुड़े हुए फैक्टर्स या कारक स्टडी करेंगे जो कि नेगेटिव आयंस की पोलराइजेबिलिटी और पॉजिटिव आयंस की पोलराइजिंग पावर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आयंस डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज लिए होते हैं, लेकिन एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है उससे उस धनायन की पोलराइजिंग पावर का पता लगता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुआ है। सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन प्रोग्रेसिवली यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, यहाँ दिखा रखा है। अगर इनके हैलाइड्स को हम लेते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड लिया हमने, इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड लिया और एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, तो हम देखते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स रिड्यूस होते जा रहे हैं। 800 डिग्री, 712, 192 डिग्रीज सेंटीग्रेड। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। निश्चित तौर पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वो कैटायन आकार में छोटा होगा, साइज़ में छोटा होगा। जितना ये साइज़ में छोटा होगा उतना ही ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के क्लोज जा सकता है। जितना ज़्यादा ये नेगेटिव आयन के क्लोज जाएगा उतना ही ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करेगा उतना ही ज़्यादा हम बोलेंगे कि पॉजिटिव आयन ने नेगेटिव आयन का ध्रुवण कर दिया है। तो जितना छोटा पॉजिटिव आयन का साइज होगा उतना ही वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही कोवेलेंट करैक्टर पैदा हो जाएगा बॉन्ड में। इस बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर पैदा हो जाएगा। जब कोवेलेंसी पैदा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होता है। इसको कल हमने डिटेल में समझा था। तो जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड से मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड पर हम जा रहे हैं, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आकार छोटा होता जा रहा है पॉजिटिव आयन का। जैसे जैसे आकार छोटा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ती जाएगी, और क्योंकि ध्रुवण क्षमता बढ़ती जा रही है अतः ये नेगेटिव आयन, जो कि तीनों ही केसेस में क्लोराइड आयन है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। अतः सहसंयोज के गुण पैदा हो जाएंगे। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सहसंयोज के गुण बढ़ते जा रहे हैं, कोवेलेंट करैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। या हम लिख सकते हैं कोवेलेंसी इंक्रीजेस। जितनी ज़्यादा कोवेलेंसी होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लैटिस में कोवेलेंट करैक्टर पैदा होने पर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ कैटायन। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको इस एग्जाम्पल से और भली भांति समझ सकते हैं कि यहाँ पर
सेम कैटायन सेम चार्ज है कैटायंस पर, +2 बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। लेकिन हमें मालूम है कि बेरिलियम से मैग्नीशियम से कैल्शियम आकार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं, और हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चल रहे हैं, बेरिलियम से मैग्नीशियम से कैल्शियम। तो ये आकार बढ़ता जा रहा है। इसका आयनिक रेडियस यहाँ पे बताया हुआ है। बेरिलियम के लिए 0.31 एंगस्ट्रॉम, 0.72 मैग्नीशियम के लिए, 0.99 कैल्शियम के लिए। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ध्रुवण क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि कोवेलेंसी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कोवेलेंसी डिक्रीजेस, क्योंकि कोवेलेंसी या सहसंयोज के गुण कम होते जा रहे हैं, अतः आयनिक गुण बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है। हमने यहाँ देखा था कि कोवेलेंसी इंक्रीज हो रही थी तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा था। यहाँ पर कोवेलेंसी डिक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव आयन के चार्ज और साइज, इन दोनों को एक साथ कंसीडर जो पैरामीटर करता है उसको बोलते हैं हम आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है आयनिक चार्ज मेटल के ऊपर, किसी पर्टिकुलर मेटल के ऊपर क्या चार्ज है और उसका क्या रेडियस है, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आयनिक चार्ज बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जैसे इस केस में हो रहा था, तो आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। आयनिक साइज अगर छोटा होगा तो अभी आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये तय होता है कि वास्तव में किसी पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर या ध्रुवण क्षमता कितनी होगी। क्योंकि अगर उसका आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। आयनिक पोटेंशियल कब कब इंक्रीज हो सकता है? आयनिक चार्ज बढ़े, तो आयनिक चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है। आयनिक रेडियस कम हो रहा है, अगर आयनिक रेडियस यहाँ नीचे से ऊपर कम हो रहा है, नीचे से ऊपर कम हो रहा है आयनिक रेडियस, तो इसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा ध्रुवण क्षमता बढ़ रही है तो कोवेलेंसी नीचे से ऊपर बढ़ रही है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे से ऊपर घट रहा है। तो इन दोनों पैरामीटर्स को एक साथ लेकर चलने पर जो पैरामीटर निकल के आता है वो होता है आयनिक पोटेंशियल। और आयनिक पोटेंशियल एग्जैक्टली हमें बताता है कि किसी मेटल आयन की पोलराइजिंग पावर कितनी होगी। लास्ट फैक्टर है जो कि कैटायन से रिलेटेड है और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस को प्रभावित करता है, वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अगर अब तक हम पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी की जो भी हमने बात की है उसमें एक पैरामीटर जिसे हमने कहा साइज़, कैटायन का साइज़ छोटा है तो वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा, एनायन का साइज़ बड़ा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। केवल हमने साइज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, लेकिन वास्तव में फाइंस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किसी मेटल आयन का क्या है उस पर उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा डिपेंड करती है बजाय उसके साइज़ के। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है सिल्वर आयंस का। सिल्वर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमें मालूम है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 4s2 4p6 4d10। क्योंकि सिल्वर आयन में बाह्यतम कोश में 10-10 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें मालूम है कि डी इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होता है या जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाता हूँ इसको, कि मान लीजिए हमने ये सोडियम आयन लिया है, सोडियम लिया है, मेटल लिया है। सोडियम मेटल के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि पहले ये 1s2, फिर 2s2, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो 11 ही प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वास्तव में हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक एक पॉजिटिव चार्ज नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको 2 पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब करना चाहिए था, मगर वो 2 पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा चार्ज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अल्टीमेटली होता यह है कि जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स है इनको उतना पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होता है, महसूस नहीं होता है जितना ये डिज़र्व करते थे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक पॉजिटिव चार्ज इन तक पहुंचना चाहिए था, मगर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बेईमान हैं और ये जितना इनको चाहिए पॉजिटिव चार्ज उससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ये एक्युमुलेट कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये पर्दा सा क्रिएट कर देते हैं, एक शील्ड पैदा कर देते हैं, और इस शील्ड की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाता है। अब इसको इस इक्वेशन से समझें। वास्तव में इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक इतना न्यूक्लियर चार्ज पहुंचना चाहिए था Z, मगर इतने की बेईमानी हो गई, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ये ज़्यादा शील्ड कर लिया इस पॉजिटिव चार्ज को। तो वास्तव में कितना चार्ज इस तक पहुंचा, वो Z इफेक्टिव। तो अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कम बेईमान होंगे तो बाहर ज़्यादा चार्ज पहुंचेगा और ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बेईमान होंगे यानी ज़्यादा चार्ज एक्युमुलेट करेंगे न्यूक्लियर चार्ज, तो बाहर तक चार्ज कम पहुंच पाएगा और उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स किन ऑर्बिटल में हैं इससे फ़र्क पड़ता है कि उनका शील्डिंग इफेक्ट कितना है, वो कितना पॉजिटिव चार्ज शील्ड कर लेते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट की दृष्टि से S इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा शील्डिंग रखते हैं, फिर उससे कम P इलेक्ट्रॉन्स, फिर D इलेक्ट्रॉन्स और सबसे कम F इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग रखते हैं। सिल्वर आयन के केस में क्योंकि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4d10 है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट रखते हैं। क्योंकि ये कम शील्डिंग इफेक्ट रखते हैं तो Z इफेक्टिव ज़्यादा है, Z कम है, सिग्मा कम है, तो Z माइनस सिग्मा यानी Z इफेक्टिव ज़्यादा है। जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना ही जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। न केवल ये बल्कि ये पॉजिटिव चार्ज और बाहर तक भी जा पाएगा, और अगर ऐसा होगा तो इसके पास में अगर कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस सिल्वर आयन का इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। इसको मैं फिर से बताता हूँ। क्योंकि सिल्वर आयंस में बाह्यतम कोश में 10 D इलेक्ट्रॉन्स हैं, D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, यहाँ दिख रहा है। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, प्रभावी नाभ की आवेश ज़्यादा होगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज बाहर तक ज़्यादा निकल के जाएगा। जब बाहर तक ज़्यादा निकल के जाएगा तो पास वाले नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को ये अत्यधिक प्रभावी रूप से अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, और ऐसा होने पर ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर पाएगा या ध्रुवण कर पाएगा। तो सिल्वर आयन का जो ध्रुवण क्षमता है वो अत्यधिक होती है।
अगर इसको मैं कंपेयर करूं, मान लीजिए लिथियम आयन जो कि बहुत छोटा आयन है, इसकी ध्रुवण क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, इसका क्लोराइड बनाया, इसी प्रकार सिल्वर का भी क्लोराइड बनाया। तो अब मैं अगर ये बात कहूँ कि इन दोनों में से किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी या सिल्वर आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन पढ़ा था उसमें साइज़ को बड़ा एम्फेसिस दिया था कि लिथियम आयन का साइज़ बहुत छोटा है, सिल्वर आयन का साइज़ बहुत बड़ा है, अतः लिथियम आयन ज़्यादा प्रभावी रूप से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्लोराइड के ज़्यादा ध्रुवण कर पाएगा, ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा। लेकिन वास्तव में देखा गया कि ऐसा नहीं है। सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर आयन क्लोराइड आयन को ज़्यादा पोलराइज कर पाता है या ज़्यादा ध्रुवित कर पाता है, और इसी वजह से लिथियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि इसमें फिर भी आयनिक करैक्टर्स हैं। सिल्वर क्लोराइड वर्चुअली इनसॉल्युबल है, या स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं इसको, बहुत कम विलयशील है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, क्योंकि सिल्वर आयन ज़्यादा प्रभावी रूप से क्लोराइड आयन को ध्रुवित कर पाता है या पोलराइज कर पाता है। इसलिए इनके बीच में कोवलेंट करैक्टर्स इतने ज़्यादा पैदा हो जाते हैं कि ये पानी में अविलय हो जाते हैं। हमें मालूम है कि पानी आयनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल करता है या पोलर कंपाउंड्स को सॉल्युबल करता है, और नॉन पोलर कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स को सॉल्युबल नहीं करता है लार्जली। तो कहने का मतलब फाइंस के अनुसार न केवल साइज बल्कि पॉजिटिव आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी अत्यधिक रूप से पोलराइजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव आयंस को डिसाइड करता है। थैंक यू।